हेलो हेलो छात्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज हम हिंदी विषय में की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसमें आज जो मुख्य विषय, मुख्य बिंदु है, वो मुख्य बिंदु हमारा हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है। जिस प्रकार से हम किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर हम पढ़ने से पहले उसकी जड़ तक हम जाते हैं। जड़ जड़ का मतलब कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो अब 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, इसमें हिंदी विषय में पाठ्यक्रम सब कुछ निर्धारित है। अब 8 तक तो जो निर्धारित है वो तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन 9, 10, 11, 12 में जब किताब उठाया जाता है तो सबसे पहले हिंदी काव्य की शुरुआत होती है। बच्चे बहुत भ्रमित रहते हैं कि हिंदी काव्य की पहले शुरुआत हुई है या हिंदी गद्य की शुरुआत हुई है। आज हम उसी के बारे में बताने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हिंदी काव्य की शुरुआत हुई। जब से हिंदी की रचनाएं शुरू हुई हैं, जब से मानी जाती हैं, सबसे पहले हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है। और उसमें जो है सबसे पहले सन से लिया जाता है। सन का मतलब है कि जब से शुरुआत माना जाता है 743 से लेकर के 1343 तक। 743 से 1343 तक कहने का मतलब है कि हिंदी इतिहास में जब जाते हैं काव्य साहित्य में, तो सबसे पहला जो सन मिलता है हमको 743 से मिलता है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि 743 सन लिखा होता है और किताब में कहीं कहीं छपा रहता है, मिलता है आपको 743 की बजाय 800। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि हम 700 रटें या 800। तो 700 और 800 में क्या फ़र्क है? सन और संवत, यानी सन और संवत। सन और संवत में बताया गया है कि सन संवत में अंतर। तो सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। कितने वर्ष का? 57 वर्ष का, अर्थात 57 साल का अंतर होता है। अगर सन दिया गया है 743, तो आप 57 साल जोड़ दीजिए। जब 57 साल जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 743 में 57 जोड़ेंगे तो ये 800 हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया है 1343 तक। जब 1343 में हम 57 फिर जोड़ेंगे तो 1400 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा सन और संवत का अंतर क्लियर हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं काल की। ये जो काल है, जो पहला काल है, उस काल का नाम ही आदिकाल है। कौन सा नाम है? आदिकाल। फिर जब आदिकाल की हम बात करते हैं तो आदिकाल बताया गया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वीरगाथा काल। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु का नामकरण करने के लिए जितने भी लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से कर देते हैं। तो जितने भी हिंदी के विचारक आए, हिंदी के ज्ञाता आए, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो, चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हो, या फिर जॉर्ज ग्रेसन जी हो, जितने भी आए उन्होंने अपने अपने अध्याय के अनुसार, अपने अपने मतानुसार उनका नामकरण कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए, हिंदी के अन्य नाम वीरगाथा काल है, चारण काल है, बीजोपन काल है, अपभ्रंश काल है। और भी नाम है इनके, और भी नाम है। संधि काल है। करीब 12-13 नाम हैं जिनके तमाम प्रवर्तक आए और वे प्रवर्तक आकर के उनका नाम दे करके गए। मुख्य विषय ये है कि इस काल को, जहाँ से शुरुआत हो रहा है, इस शुरुआत काल का नाम आदिकाल ही क्यों पड़ गया? देखिए, आदिकाल इसलिए पड़ गया है कि जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, किसी भी सन की शुरुआत होती है, या कहीं से कोई काम शुरू किया जाता है, तो आदि का अर्थ ही शुरुआत होता है, यानी कि शुरू करना।
शुरुआत करना होता है। आदि का मतलब है, आदि का मतलब शुरू, यानी किसी भी काल का या किसी भी समय को, किसी भी कार्य को शुरू करना क्या होता है, आदि होता है। और आदि का विलोम, आदि का जो विलोम होता है वो आदि का विलोम अंत होता है। क्या होता है, अंत। और अंत का मतलब सबसे अंतिम। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, आदिकाल। फिर आता है कि वीर गाथा काल क्यों पड़ गया, वीर गाथा काल, क्योंकि जब इस काल को पढ़ा गया, इस काल का अध्ययन किया गया, तो उसमें मुस्लिम शासन काल था और पूरा देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब राज्य में बटा हुआ था तो एकदम क्लियर बात है कि उसमें क्या होगा कि हर जो है उसमें के छोटे छोटे राजा होंगे और राजा लोग अपने यहाँ कवि रखते थे। तो राजा चाहे युद्ध करते चाहे कुछ भी करते, उनके यहाँ जो कवि होता था वो कवि उनका व्याख्यान करता था। अब देखते हैं तो वीर गाथा काल, अर्थात इस काल में जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अपने यहाँ के जो राजा हैं उन राजा के वीरता का वर्णन किया। किसका वर्णन किया, वीरता का। जब वीरता का वर्णन किया तो इस काल का नाम पड़ गया है क्या, वीर गाथा काल। फिर आगे हम बात करते हैं कि बीजवपन। बीजवपन, बीजवपन का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी भी फसल को हम बोते हैं या तैयार करने के लिए फसल का हम बुआई करते हैं। बुआई का मतलब होता है किसी बीज को मिट्टी में हम अंकुरित यानी कि मिट्टी में डालते हैं जो नमी और हवा को पा करके अंकुरित होता है। तो इस काल को यानी कहने का मतलब है हिंदी काव्य का जो काल है ये काल जो है एक बीज के समान है, अर्थात इसी बीज से उत्पन्न होकर के एक पौधा तैयार हुआ, अर्थात इसी से आगे बढ़ करके हमारा एक साहित्य तैयार हुआ। तो क्या कहा गया इसको, बीजोपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो बहुत महान ही यानी कि हिंदी के श्रेष्ठ कवि और गद्यकार हैं, अपने यहाँ नज़दीक जो रायबरेली की जगतपुर थाना के आसपास उनका जन्म हुआ है, उन्होंने इस काल का नाम दिया है बीजोपन काल। अपभ्रंश काल है, संधि काल है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो महान एकांकीकार हैं उन्होंने इस काल को जो है संधि काल कहा है। आगे हम बात करते हैं प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति, कुछ कवि के नाम देख लेते हैं। कवि, कवि जैसे दलपत विजय हैं, चंद्र बरदाई जी हैं, मयंक जी हैं, अमीर खुसरो जी हैं। हाँ, अमीर खुसरो को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो ऐसे कवि हैं कि जो पहेली के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे, पहेली के लिए। एक उनकी पहेली और इनकी एक वो बहुत प्रसिद्ध है कि खीर बनाई जतन से चरखा दिया चलाई, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। हमारे जो अमीर खुसरो जी एक श्रेष्ठ प्रतिभावान कवि थे, उन्होंने बहुत से ही पहेलियाँ और बहुत से ही दोहे स्पष्ट किए और लिखे। अब कवि के बाद आता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है विशेषता। विशेषता ये है, नंबर एक है कि आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा। हमने पहले भी बता दिया आपको कि उस समय शासनकाल जो था वो जो है मुस्लिम का था और हमारा देश छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। एक राजा हुआ करता था हर भाग का। उन राजाओं के यहाँ कवि हुआ करते थे और वे कवि जो है अपने ही राजा का गुणगान किया करते, चाहे युद्ध करते चाहे और किसी काम में लिप्त होते, उन्हीं के हमेशा व्याख्या करते थे। फिर आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा करना, युद्धों का सजीव वर्णन करना। युद्ध का अगर युद्ध करके आते तो उसका पूरा व्याख्यान उस कवि जो है अपने सुलेख में लिखता और इस कारण से जो है बताया गया है कि युद्धों का सजीव वर्णन है। आगे इसके बाद भी और है कि वीरता का, वीर रस का बखान करना है।
किसका बखान करना? वीर रस का। वीर का स्थायी भाव ही उत्साह है, अर्थात जहाँ उत्साह नहीं है, जब उत्साह ही नहीं है तो वीरता कैसी? तो इस युग में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने ऐसे महापुरुषों के ऊपर लिखा है जो हमेशा वीरता जैसे गुण रखते हों, हमेशा वीरता का काम करते रहते हों, इसलिए इसको वीर रस का जो है दिया गया। धन्यवाद। अब अगली क्लास अगले दिन।